गुड मॉर्निंग। पिछली क्लासेस में हमने बातचीत किसकी की? हमने बातचीत की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, फिर 1786 1781 के अमेंड के सेटलमेंट एक्ट की, इसके बाद बातचीत की हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। यानी अगर हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो हम 3 एक्ट्स पढ़ चुके हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट एक्ट आता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो हेडिंग लिखे भाई अपनी आज की, अपने टॉपिक का नाम है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। भाई अब देखिए सवाल ये पैदा होता है, ये चार्टर क्या होता है? सबसे पहले यही सवाल होता है, इस चार्टर का हिंदी में मतलब हो सकता है, इसको हिंदी में कहते हैं, सही शब्द है इसके लिए अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। कभी कभार इसको आज्ञा पत्र या फिर राजपत्र ऐसे कह देते हैं। ठीक भाई, देखो ब्रिटेन में एक परंपरा थी। ब्रिटेन में जब भी किसी कंपनी को, किसी ट्रस्ट को, किसी इंस्टीट्यूट को सरकार की तरफ से कुछ राइट्स प्रदान किए जाते थे, अधिकार प्रदान किए जाते थे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कानून बना देती थी। ठीक है ना? उस कानून को ही चार्टर एक्ट कहते हैं भाई। इसका मतलब इस कानून के द्वारा, इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है भाई, इसलिए इसको चार्टर एक्ट कहते हैं, यानी अधिकार पत्र या आज्ञा पत्र कहते हैं भाई। अब देखिए इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को क्या क्या अधिकार दिए गए, इस चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे, उसकी बातचीत हम करेंगे। अब इस एक्ट में वैसे 3 ही प्रोविजंस थे भाई। कितने थे? वैसे तो कई प्रोविजंस थे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में, याद रखना हिस्ट्री में नहीं, पॉलिटिकल साइंस में इसमें हमारे 3 ही बिंदु काम के हैं। पहला, इस चार्टर एक्ट के तहत 20 वर्ष के लिए और 20 वर्ष के लिए कंपनी को भारत का प्रशासन सौंप दिया गया। भारत का प्रशासन, रूल, गवर्नेंस सौंप दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? देखिए हमने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया। क्या पढ़ाया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ाया। इसमें एक प्रोविजन था, एक क्लोज था कि कंपनी को 20 साल के लिए भारत एज ए ट्रस्ट दिया जाता है, और 20 साल के बाद दोबारा चेक करेंगे। अगर कंपनी अच्छा शासन करती है, इंडिया का अच्छे तरीके से रूल करती है, तो फिर हम अगले 20 साल के लिए इसको बढ़ा देंगे। इसमें यह प्रोविजन था। तो 1773 को फिर 1793 आया 20 साल बाद, तो 93 में भी एक एक्ट आया था, इसमें 20 साल के लिए और दे दिया गया कंपनी को इंडिया का शासन, और फिर ये 1813 आया। फिर 20 साल बाद 1833, फिर 20 साल बाद 1853, ये कड़ी 1858 में टूटी भाई। इसका मतलब क्या कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट चेक करती थी कि अगर कंपनी ढंग से शासन करती है भारत का, कहीं कोई बड़ा उपद्रव नहीं होता, सिस्टम अगर सही चल रहा है, तो कंपनी को 20 साल के लिए भारत का शासन क्या करते थे? एज ए ट्रस्ट देते थे। ट्रस्ट में क्या होता है? ट्रस्ट को जो ऑपरेट करने वाला होता है वो उसका असली मालिक नहीं होता। इसका मतलब कंपनी की असली मालिक, भारत की असली मालिक कंपनी नहीं है। भारत का असली मालिक तो कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट है। यह चीज इससे साबित होती है। जितना भी ये सिस्टम दिया जाता ना, देखो ये आज्ञा पत्र या चार्टर होता ना, ये परमानेंट नहीं होता, हमेशा के लिए मालिक नहीं बनाया जाता। 20 साल के लिए टाइम पीरियड दिया गया। तो 1773 से लेकर 1793 तक 20 साल के लिए दे दिया कि 20 साल इंडिया का शासन चलाओ। अच्छा शासन चलाया तो 93 में फिर 20 साल के लिए कंपनी को दे दिया। फिर 1813, 33, 53 तक ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन 1857 में हो गई क्रांति और ब्रिटिश शासन खत्म होते होते बचा।
तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब कंपनी शासन को खत्म करना पड़ेगा और 1858 में कंपनी शासन को क्या कर दिया, खत्म। तो पहला प्रोविजन तो इसमें था, ये क्या था, 20 साल के लिए एज ए ट्रस्ट इंडिया को कंपनी को सौंप दिया जाए। सेकंड पॉइंट क्या था अब इसमें, वो देखते हैं हम। ठीक है भाई, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट में एक काम और किया गया इस चार्टर एक्ट में, चाय को छोड़कर और चीन को छोड़कर कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था ना, वो खत्म कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, यानी कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी ना, इसे खत्म कर दी गई। अब इसे समझने के लिए भी हमें थोड़ा कंपनी के इतिहास में जाना पड़ेगा। आपको याद है वो 31 दिसंबर 1600 का चार्टर एक्ट, वो भी एक चार्टर एक्ट था भाई, जिसमें एलिजाबेथ प्रथम ने फर्स्ट ने कंपनी को कुछ राइट्स दिए थे भाई इसके तहत। और इसके तहत ये कहा था इस कानून के द्वारा, 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा, कि इंडिया से कंपनी व्यापार करेगी तो उसको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होगा, ट्रेड मोनोपोली होगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया से व्यापार करेगी और कोई व्यापार नहीं करेगा। और अगर किसी ने कोशिश की, किसी दूसरी अंग्रेज कंपनी ने या किसी भी कंपनी ने, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी ने, किसी भी व्यक्ति ने, तो उसे हस्तक्षेप करता करार दिया जाएगा, इंटरफेयर करने वाला करार दिया जाएगा और उसके जहाज को और उसके सामान को जब्त कर लिया जाएगा। इसका मतलब इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, ट्रेड मोनोपोली दे दी गई, यानी भारत से सिर्फ वो व्यापार करेगी और कोई व्यापार करेगा तो ये इल्लीगल होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए अब वक्त बदल चुका था, 1600 नहीं रहा था, अब वक्त आ चुका था 1813 के आसपास। अब जमाना बदल रहा था और नई सोच पैदा हो रही थी दुनिया में। इस नई सोच को कहते थे फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, यानी सीमाएं खोल दो, वस्तुओं को आने जाने दो, जितना ज्यादा व्यापार बढ़ेगा समृद्धि उतनी बढ़ेगी। आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, एडम स्मिथ का। अभी एडम स्मिथ कौन था थोड़ा सा बता देता हूं। देखो एडम स्मिथ एक ब्रिटेन के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं भाई एडम स्मिथ को। इन्होंने 1776 में किताब लिखी थी और उस किताब को कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या कहते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस। हकीकत में अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का जन्म, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जन्म इसी किताब से माना जाता है भाई। अब इसने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को इतिहास में कहते हैं लेसेस फेयर। क्या कहते हैं, लेसेस फेयर। एक तरह से खुलेपन की नीति थी, फ्री ट्रेड की नीति थी। इसमें यह कहा गया था कि इंसान को फ्री ट्रेड करने दो। यह सोच धीरे धीरे फैलती गई, पहले ही ब्रिटेन में फैली, रिकार्डो माल्थस जैसे इकोनॉमिस्ट हुए, फिर ही अमेरिका में फैली और 1873 तक आते आते भारत में आ गई भाई। इसका मतलब अब कंपनी की मोनोपोली नहीं चलेगी। तो इस 1813 के एक्ट में कंपनी की मोनोपोली लगभग खत्म कर दी, सिर्फ 2 क्षेत्र छोड़े। एक तो इंडिया में जो चाय का व्यापार था, ये बहुत ही ज्यादा क्या था, प्रॉफिटेबल था, तो इसको छोड़ दिया गया कंपनी को कि तुम चाय का व्यापार कर सकते हो, बाकी कोई वस्तु पर तुम्हारा एकाधिकार नहीं चलेगा। और दूसरा चीन के व्यापार पर, यानी कंपनी चीन से जब व्यापार करेगी तो सिर्फ कंपनी करेगी। तो 2 चीजों को छोड़कर सारे व्यापारी का अधिकार क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो ये सेकंड प्रोविजन था इसका। ठीक है भाई, अब इसके बाद में इसका तीसरा प्रोविजन देखेंगे हम। क्या देखेंगे, इसका तीसरा प्रोविजन। देखो इस चार्टर एक्ट की एक अच्छी बात पता क्या थी, जो बहुत ही अच्छी बात थी, वो ये बात थी कि एजुकेशन के प्रसार के लिए, यानी हिंदुस्तान में एजुकेशन फैलाने के लिए, विद्या फैलाने के लिए, इसमें 1 लाख का फंड डिसाइड किया गया। 1 लाख रुपए का फंड डिसाइड किया गया कि हर साल प्रति वर्ष कंपनी इंडिया में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगी। उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी भाई, ठीक है ना। और बात रकम की नहीं है, बात इसमें यह है कि अब यह सरकार की ड्यूटी हो गई। भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने यह कहा कि हां हम शिक्षा फैलाएंगे, जिम्मेदारी ले ली सरकार ने, ये ड्यूटी अपना ली, कर्तव्य अपना लिया। ये बहुत बड़ी बात थी भाई। भारत के इतिहास को उठा के देखें तो हमारा प्राचीन हिंदू सिस्टम था। हिंदुओं में सिस्टम क्या था कि जनरल वालों को तो शिक्षा मिलेगी, बाकी को शिक्षा नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा तो मिलती थी लेकिन वो अलग अलग होती थी।
ठीक है ना, वो प्रोफेशनल शिक्षा होती थी, बाप के बाद उसका बेटा वही काम करेगा, ठीक है ना। मुस्लिम्स में शिक्षा थोड़ी सी हिंदुओं से ज्यादा थी, लेकिन उनमें वो सिस्टम नहीं था प्रोफेशनल डिग्री वाला, है कि नहीं। तो कुल मिला के पहले शिक्षाएं तो होती थी, लेकिन सीमित होती थी भाई, लिमिटेड थी, संकुचित थी। लेकिन 1813 में सरकार ने कह दिया ये हमारी ड्यूटी है भाई। इससे पहले कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सरकारों ने ये नहीं कहा, और ये अच्छी बात थी भाई। तो ये तीसरा पॉइंट है भाई, ठीक है भाई। तो वैसे तो हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, हिस्ट्री में अगर इसको पढ़े ना मॉडर्न इंडिया में, तो ये एक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हमारे लिए ये 3 ही काम की चीज है। अब हम बताएंगे एग्जाम में सवाल कौन सा आएगा। हमारे जितने भी छोटे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, पटवारी है, दिल्ली पुलिस है, एयरफोर्स, नेवी से लेकर एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे वगैरह, जितने में भी है सवाल कौन सा पूछेगा। तो देखिए भाई, इसमें जो पहला पॉइंट था ना कि 20 साल के लिए और कंपनी को लीज पर दे दिया, इसमें कोई सवाल नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। ये तो सदा ही होता आया था, 73 से 1853 तक ये सिस्टम चलता रहेगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें है जो मैंने बताया था, क्या, चाय और चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ट्रेड मोनोपोली। तो अगर सवाल या तो पूछेगा नहीं इससे, एक्ट से, अगर आपसे सवाल पूछेगा तो ये पूछेगा। और एक तीसरा पॉइंट है विद्या प्रसार का, एजुकेशन का, इससे पूछेगा, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना, अगर ये दोनों सवाल पूछता है, इसका मतलब पेपर थोड़ा स्टैंडर्डेबल है, यानी थोड़ा पेपर का क्या है, स्टैंडर्ड है। तो आप क्या करोगे, ये दोनों पॉइंट लिखोगे, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट लिखो आप। तो इस शार्ट एक्ट में पहला पॉइंट लिखो, इस अधिनियम के द्वारा चाय और चीन को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया भाई, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट abolished trade monopoly of company. British government abolished trade monopoly of East India Company except tea and China. Except tea and China. ठीक है भाई। इसके बाद में सेकंड पॉइंट लिख लो, एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे सरकार ने प्रतिवर्ष विद्या प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का कोष निश्चित किया। ठीक है भाई, सरकार ने प्रतिवर्ष विद्या प्रसार के लिए 1 लाख का कोर्स निश्चित किया। ठीक है भाई, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 1 लाख रुपीज, ऐसा लिख लो, 1 लाख रुपीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है भाई, और एक लाइन और भी लिख लो, इसमें लिख लो, पहली बार किसी सरकार ने विद्या प्रसार की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। पहली बार किसी सरकार ने विद्या प्रसार की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली, यानी पहली बार किसी सरकार ने काम किया भाई, ये ड्यूटी थी भाई, फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया। ठीक है भाई, खैर ये तो हो गई 1873 के 13 के एक्ट के बारे में कोई बात। अब देखिए बीच में कुछ ऐसा भी आ जाता है कि हमने 1784 के बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हमने सीधे 1813 पर आ गए, जबकि हम जानते हैं इससे पहले भी 1-2 एक्ट हैं, जैसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, या अमेंडिंग एक्ट, और दूसरा 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा 2 एक्ट और भी थे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसके बारे में विशेष बातचीत नहीं की। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इनमें क्या किया गया था। देखो, ये अमेंडिंग एक्ट था
1786 का, इसमें एक शर्त रखी थी। हकीकत में उस जमाने में एक अंग्रेज था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। यह बड़ा योग्य आदमी था, हालांकि इसकी जिंदगी में असफलताएं भी बहुत रही थी कॉर्नवालिस के जमाने में। अमेरिका में जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो कॉर्नवालिस वहां का प्रधान सेनापति था ब्रिटेन का, और इसने यॉर्क टाउन में जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने हथियार डाल दिए थे। लेकिन फिर भी एबल था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे इंडिया में भेजना चाहती थी। अब इसकी एक शर्त थी, कॉर्नवालिस की शर्त यह थी कि मैं इंडिया में चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक शर्त है, पावर सारी मुझ में होनी चाहिए, मैं किसी परिषद की, किसी काउंसिल की बात नहीं मानूंगा, ठीक है। तो इसे पावर देने के लिए अमेंडमेंट एक्ट किया गया, और इसमें क्या प्रोविजंस किए गए थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में भी। देखो, अगर हम बात करें द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 की, तो इसमें क्या प्रोविजन किया गया? इसमें प्रोविजन यह किया गया कि गवर्नर जनरल को यह पावर दी गई कि वो अपने परिषद का निर्णय खारिज कर दे। यानी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी ना, जिसको कहते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इस काउंसिल के जो निर्णय थे ना, उसको खारिज करने का राइट दे दिया गया। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल के जो निर्णय थे, डिसीजंस, उसको खारिज करने का राइट दिया गया, तो आप इसको बात करोगे। देखो, ये लड़ाई पहले से ही चली आ रही थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया हमने, और इसमें क्या किया, काउंसिल बनाई थी गवर्नर जनरल की, और उस काउंसिल में कितने मेंबर थे? एक तो गवर्नर जनरल खुद और एक 4 और मेंबर, तो 4 ही थे, लेकिन इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि इसका हेड था। अब इसमें काम कैसे होता था? इसमें काम ये होता था, गवर्नर जनरल वोट नहीं डालता था, वोट नहीं डालता था, मतदान में पार्टिसिपेट नहीं करता था, बहस में अपनी बात रखता था लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता था। मतदान वगैरह में, वोटिंग में यही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन गवर्नर जनरल को फाइनल वोट देने का राइट था भाई। इसे कहते हैं निर्णायक मत। जैसे आज अपने लोकसभा में स्पीकर देता है, राज्यसभा में चेयरमैन देता है, विधानसभा में स्पीकर देता है, ऐसे। यानी वैसे तो वोट नहीं डालते ये लोग, लेकिन जब बराबर हो जाता है मैटर, तब वोट डालते हैं। यानी इसमें दो अलग अलग हो गए किसी मुद्दे पर, 2 सदस्य एक तरफ और 2 सदस्य एक तरफ, तो वोट डालेगा गवर्नर जनरल, वैसे नहीं डाल सकता। अब पोस्ट इतनी बड़ी और इनके भरोसे बैठा रहे। अब देखो, अगर इन चार में से 3 एक तरफ हो जाएं, जो कि अक्सर हो जाते थे, वारेन हेस्टिंग्स इसके लिए बहुत तंग रहा इंडिया में जितने टाइम रहा, तो ये 3 अक्सर एक हो जाते थे और गवर्नर जनरल बैठे रह जाते थे। तो कॉर्नवालिस को इसमें बहुत गुस्सा आता था। कॉर्नवालिस ने कहा कि देखिए भाई, अगर पावर मुझे दी जाए ना, तो सिर्फ मुझे दी जाए, इनमें नहीं बांटी जाए। तो अब सिस्टम कर दिया कि ये चारों चाहे एक तरफ हो, गवर्नर जनरल जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, हमेशा नहीं, ठीक है। तो ये 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था। यानी इस अधिनियम के द्वारा, लिख लो, एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लो, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, गवर्नर जनरल हैव राइट टू सस्पेंड या डिसमिस, गवर्नर जनरल हैव राइट टू डिसमिस द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल, राइट टू डिसमिस द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। ठीक है भाई, अब ये था। अब एक एक्ट और आता है भाई, जिसे हम कहते हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या बात कही थी? एक तो वही 20 साल वाला कंसेप्ट था कि 20 साल के लिए और दे दो अधिकार, और दूसरा इसमें कंसेप्ट ये था कि 1786 में जो पावर कॉर्नवालिस को दी गई थी, तानाशाही पावर, डिक्टेटरशिप की पावर विशेष परिस्थितियों में, ठीक है ना, वो पावर किसको दे दी गई? आने वाले तमाम गवर्नर जनरल्स को दे दी गई। अब इसमें ये है भाई, बात दोनों में एक ही है।
इसमें सिर्फ कार्नवालिस को पावर दी गई थी। इसमें द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में बाकी आने वाले सभी गवर्नर जनरल्स को क्या कर दे दी गई, वो पावर दे दी गई भाई। ठीक है ना, ये वाली बात है। बाकी इसमें कोई खास नहीं है ऐसा जो हमारे एग्जाम्स के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो भाई। ठीक है, तो आज की कहानी यही, अगले क्लास में हम बात करेंगे, अगली क्लास में 1813 में आ चुके हम, तो 1833 की बात करेंगे, फिर 1853 की बात करेंगे। धन्यवाद।